नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं समास प्रकरण डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक के आधार पर। पुस्तक क्या है? संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। इसी के आधार पर हम समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे और समास प्रकरण में हम द्विगु समास का, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का जो भेद है, जिसे कर्मधारय समास भी कहते हैं, उसी का एक भेद और है द्विगु समास। हम उस द्विगु समास का अध्ययन कर रहे थे। तो द्विगु समास में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं? कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। इसके पहले हमने एक क्लास पढ़ाया है, उसमें हम बता चुके हैं। तो वहाँ द्विगु समास होता है। और द्विगु समास के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं? तो एक सूत्र दिया है, तद्धितार्थो उत्तर पदे द्विगु, तद्धितार्थो उत्तर पदे समाहारे चा, कि तद्धितार्थ द्विगु, उत्तर पद द्विगु और समाहार द्विगु, यानी द्विगु समास के तीन भेद हैं। तद्धितार्थ द्विगु समास, उत्तर पद द्विगु समास और समाहार द्विगु समास। तो तद्धितार्थ द्विगु समास में हमने बताया कि तद्धितार्थ द्विगु समास वहाँ होता है जिस समास में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है, वहाँ तद्धितार्थ द्विगु होता है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बढ़ाया साढ़ मातुरः, साढ़ मातृणाम अपत्यम पुमान, जिसका विग्रह वाक्य है। तो साढ़ मातुरः में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए केवल एक उदाहरण तद्धितार्थ द्विगु का है, वो है साढ़ मातुरः। साढ़ मातुरः में तद्धितार्थ द्विगु समास है। फिर दूसरा था उत्तर पद द्विगु समास। उत्तर पद द्विगु समास में हमने पढ़ाया जिस समास का जो है, जिस समास में उत्तर पद का प्रयोग होता है, वहाँ उत्तर पद द्विगु समास होता है। यानी जिस समास में उत्तर पद से युक्त शब्द जहाँ आ जाता है, जिस समास में उत्तर पद से युक्त जो शब्द जहाँ आता है, वहाँ उत्तर पद द्विगु समास होता है। उसका भी एक ही उदाहरण हमने बताया, पंचगौ धनः। पंचगौ में पंच संख्यावाची शब्द पहला है, गौ गो संज्ञा है, और धनः जो शब्द उसमें जोड़ दिया गया। पंचगौ में एक पद जुड़ा धनः, धनः जो है उत्तर पद से युक्त पद है, और उसी के कारण पंचगौ धनः में उत्तर पद द्विगु समास हो गया। और जिसका विग्रह वाक्य हमने बताया, पंचगावः धनम यस्य सः, पंचगावा धनम यस्य सः। पंचगावा धनम यस्य सः में त्रिपद बहुव्रीहि समास भी होता है, लेकिन वह कौन सा समास वहाँ होगा? यहाँ हम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो पंचगौ धनः में उत्तर पद द्विगु समास ही हम लिखेंगे, उत्तर पद द्विगु समास ही होगा। आप जानने के लिए जानिए कि पंचगौ धनः में त्रिपद बहुव्रीहि समास भी होता है। तो पंचगौ धनः उत्तर पद से युक्त शब्द आया, इसलिए उसमें उत्तर पद द्विगु समास हुआ। अब द्विगु समास का जो तीसरा भेद है, समाहार द्विगु। समाहार द्विगु समास कहाँ होता है? तो जब द्विगु समास किसी समूह का बोध कराता है तो उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। जब द्विगु समास, समाहार का मतलब होता है समूह, जब द्विगु समास किसी समूह का बोध कराए तो वहाँ कौन सा समास होता है? समाहार द्विगु समास होता है। और इसके अंतर्गत इन्होंने सूत्र दिया, सा द्विगुरेक वचनम सा नपुंसकस्। द्विगुरेक वचनम यानी समाहार द्विगु जो है एक वचन में होता है। समाहार द्विगु किसमें होता है? समाहार द्विगु एक वचन में होता है। और अगला सूत्र जो है, सा नपुंसकम, समाहार द्विगु और समाहार द्वंद्व, समाहार द्विगु समास नपुंसक लिंग में होता है। दिया है सा नपुंसकम, यानी समाहार द्विगु नपुंसक लिंग में होता है, लेकिन समाहार द्वंद्व भी नपुंसक लिंग में होता है। तो यहाँ लिख लीजिए समाहार द्विगु, और इसको आप जानने के लिए अपने नोट्स में नोट करिए, समाहार द्विगु और समाहार द्वंद्व, द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास सदैव नपुंसक लिंग में होते हैं, नपुंसक
लिंग और एक वचन में होते हैं। ऐसे लिखिए, और एक वचन में होते हैं। इस चीज को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि द्विगु एक वचनम जो लिखा है, इसका अर्थ आप समझ जाएंगे कि जो द्विगु समास है वह हमेशा किसमें होता है? एक वचन में होता है। लेकिन एक सूत्र और इन्होंने दिया है, सा नपुंसकम, यानी समाहार द्विगु हमेशा एक वचन में होता है और नपुंसक लिंग में होता है। लेकिन समाहार द्वंद्व समास भी एक वचन में होता है और नपुंसक लिंग में हमेशा होता है। तो आप यहाँ सा नपुंसकम यही नोट कर लीजिए अपने नोट में कि समाहार द्विगु और समाहार द्वंद्व समास सदैव नपुंसक लिंग में होते हैं और एक वचन में होते हैं। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिए और इसको अपने नोट्स में लिखते समय नोट कर लीजिए। समाहार द्विगु समास और समाहार द्वंद्व समास सदैव नपुंसक लिंग में होते हैं और एक वचन में होते हैं। द्विगुरेक वचनम द्विगु समास जो कैसा है? समाहार द्विगु समास एक वचन में होता है, लेकिन सा नपुंसकम और वह नपुंसक लिंग में होता है। यानी समाहार द्विगु हमेशा एक वचन में होगा और नपुंसक लिंग में होगा, लेकिन समाहार द्वंद्व समास भी नपुंसक लिंग में होता है और एक वचन में सदैव होता है। तो यही आप नोट कर लीजिए कि समाहार द्विगु समास और समाहार द्वंद्व समास हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं और एक वचन में होते हैं। इतना आ गया समझ में आप लोगों के? आप अपने नोट्स में सारी चीजें नोट करते चलिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप वैसे ही सारी चीजों को अपने नोट्स में नोट करते चलिए साथियों। तो निश्चित रूप से हम गारंटी के साथ कह रहे हैं आपका पूरा समास बड़े आसानी से और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। तो आइए हम चले, समाहार द्विगु समास कहाँ कहाँ होता है, किस किस शब्द में समाहार द्विगु होता है, ये उदाहरण हम एक बार देख लेते हैं। तो समाहार द्विगु कहाँ कहाँ होता है? जैसे दिया है पंचगवम, पहला उदाहरण है पंचगवम। पंचगवम, पंच क्या है? संख्यावाची शब्द है। पंच का मतलब पांच होता है। गवम संज्ञा शब्द है। गवम यानी गाय, पांच गाय। तो पंचगवम में समाहार कौन सा समास है? द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ समूह का बोध हो रहा है। समाहार द्विगु समास में जब समूह का बोध होता है तो वहां समाहार द्विगु होता है। तो पंचगवम में समूह का बोध हो रहा है। एक गाय नहीं, कितने? पांच गाय। पांच गाय यानी पांच गायों के समूह का बोध हो रहा है, इसलिए पंचगवम में समाहार द्विगु समास है। और इसका विग्रह वाक्य होगा, विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा पंचानाम गवाम समाहारा। पंचानाम गवाम समाहारा पंचगवम, पांच गायों का समूह, पांच गायों का समूह। तो गवाम में ये क्या है? षष्ठी का बहुवचन लगा है। पांच गायों का समूह, गवाम षष्ठी का बहुवचन है, स्त्रीलिंग में है। तो गो गाओ, गो गौ गवाम, गवि गौ गोसु। तो षष्ठी का बहुवचन है, गवाम में षष्ठी का बहुवचन है। तो पंचानाम गवाम समाहारा पंचगवम, पंचगवम में समाहार द्विगु समास है। और दूसरा उदाहरण दिया गया है इसमें पंचग्रामम। पंचग्रामम, पंचग्रामम पंच संख्यावाची शब्द है, ग्रामम यानी गांव, पांच गांवों का समूह। यहाँ भी समूह का बोध हो रहा है, इसलिए पंचग्रामम में समाहार द्विगु समास है। और इसका जब हम विग्रह करेंगे साथियों तो विग्रह वाक्य हो जाएगा पंचानाम ग्रामानाम
समाहारा। पंचानाम ग्रामानाम समाहारा। ग्रामाणाम, ग्रामानाम नहीं, ग्रामाणाम। पंचानाम ग्रामाणाम समाहारा, 5 गांवों का समूह। पंचग्रामम में समाहार द्विगु समास है और इसका विग्रह वाक्य होगा पंचानाम ग्रामाणाम समाहारा। अगला उदाहरण है पंचपात्रम। पंचपात्रम में भी पंच संख्यावाची शब्द है और पात्रम क्या है, संज्ञा है। तो पंचपात्रम 5 पात्रों का समूह, तो इसका भी विग्रह हो जाएगा पंचानाम पात्राणाम समाहारा। पंचानाम पात्राणाम समाहारा, पंचपात्रम। अगला उदाहरण है चतुर्युगम। चतुर्युगम शब्द है। चतुर्युगम, चतुर संख्यावाची शब्द है, युगम युग, 4 युग, 4 युगों का समूह चतुर्युगम। जो चतुराणाम क्या होगा, चतुराणाम युगानाम समाहारा। चतुराणाम युगानाम समाहारा, चतुर्युगम। चतुर्युगम में भी कौन सा समास है साथियों, समाहार द्विगु समास है। 4 युगों का समूह, 4 युगों का समूह चतुर्युगम। चतुर्युगम में समाहार द्विगु समास है और इसका विग्रह वाक्य होगा चतुराणाम युगानाम समाहारा। और अगला जो है, अगला उदाहरण है त्रिभुवनम। क्या है, त्रिभुवनम। त्रिभुवनम, त्रि संख्यावाची शब्द है, भुवन यानी संसार, त्रिभुवन। त्रिभुवन तो 3 युग, 3 संसार, 3 संसारों का समूह त्रिभुवनम शब्द दिया है। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, इसका विग्रह वाक्य होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, त्रिभुवनम। तो इस तरह से 5 उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जिसमें समाहार द्विगु समास है साथियों। पंचगवम, बस यहाँ हमें गलत नहीं करना है। पंचगवम का जो विग्रह है यहाँ थोड़ा सा हमें, क्योंकि गवम में गवाणाम नहीं होगा बल्कि षष्ठी के बहुवचन में गवाम होता है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि पंचानाम गवाणाम समाहारा, तो हमारा ये विग्रह गलत हो जाएगा, हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। इस चीज को आपको बड़े बारीकी से ध्यान रखना है कि पंचगवम का विग्रह वाक्य पंचानाम गावाम समाहारा होगा। ऐसा नहीं होगा कि पंचानाम गवाणाम समाहारा, गलत हो जाएगा। पंचानाम गवाम समाहारा पंचगवम। पंचग्रामम, पंचानाम ग्रामाणाम समाहारा पंचग्रामम। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारा पंचपात्रम। चतुर्युगम, चतुराणाम युगानाम समाहारा चतुर्युगम। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम। तो इस तरह से 5 उदाहरण है साथियों हमारे। इन 5 उदाहरणों में कौन सा समास है, समाहार द्विगु समास है। और समाहार द्विगु समास कहाँ क्या होता है, द्विगुरेक वचनम सा नपुंसकम से समाहार द्विगु समास कहाँ होता है, एक वचन में होता है और नपुंसक लिंग में होता है सदैव, हमेशा। तो इसलिए पंचगवम नपुंसक लिंग शब्द बन गया और इसमें समाहार द्विगु समास है और क्या है, एक वचन में है। पंचग्रामम में भी नपुंसक लिंग एक वचन है, पंचपात्रम में भी नपुंसक लिंग एक वचन है, चतुर्युगम में भी नपुंसक लिंग एक वचन है, त्रिभुवनम में भी नपुंसक लिंग एक वचन है। क्योंकि समाहार द्विगु समास द्विगुरेक वचनम सा नपुंसकम से सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसलिए यहाँ पंचगवम, पंचग्रामम, पंचपात्रम, चतुर्युगम, त्रिभुवनम समाहार द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है,
अगला सूत्र हमारा है अगला वार्तिक सूत्र है, वार्तिक नंबर 1 है अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियामिष्टा। अगला वार्तिक सूत्र हमारा है द्विगु समास का कि अकारांतो उत्तर पदो दिगु स्त्रियामिष्टः। ये क्या कह रहा है कि अकारांत शब्द, ये सूत्र हमारा कह रहा है अकारांत शब्द, अकारांत शब्द, अकारांत शब्द जैसे क्या, जैसे वट, लोक और मूल शब्द। बट लोक मूल समाहार द्विगु समास में होने पर समाहार द्विगु समास में होने पर क्या हो जाते हैं, ईकारांत स्त्रीलिंग हो जाते हैं। संपूर्ण पद क्या हो जाता है, संपूर्ण पद हो जाता है हमारा ईकारांत, ईकारांत नहीं ईकारांत स्त्रीलिंग में हो जाता है। ये सूत्र की परिभाषा है। अकारांतो उत्तर पदो दिगु स्त्रियामिष्टः सूत्र हमारा कह रहा है अकारांत शब्द जैसे कौन से शब्द, जैसे बट लोक मूल 3 शब्द इन्होंने दिया है, इन्हीं 3 शब्दों को हमें याद रख लेना है। अकारांत शब्द जैसे बट लोक मूल शब्द समाहार द्विगु समास में होने पर संपूर्ण पद स्त्रीलिंग में और क्या हो जाता है, ईकारांत स्त्रीलिंग में हो जाता है। समाहार द्विगु समास में क्या होता है, अकारांत शब्द जैसे बट लोक मूल शब्द अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा, समाहार द्विगु में ये संपूर्ण पद, ये तीनों पद अगर आते हैं तो क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग में बन जाते हैं और ईकारांत हो जाते हैं। ईकारांत का मतलब ईकार जिसके अंत में हो उसे ईकारांत कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको, जैसे उदाहरण दिया है, जैसे पंचानाम मूलानाम समाहारा। उदाहरण हमारा क्या है, पंचानाम मूलानाम समाहारा। ये विग्रह है, ये विग्रह वाक्य है। किसका है, उदाहरण दिया है पंचमूली, पंचमूली। पंचमूली ये हमारा समस्त पद है, या समासिक पद कहिए या समस्त पद। समस्त पद हमारा पंचमूली है। पंचमूली का जो विग्रह वाक्य हुआ पंचानाम मूलानाम समाहारा, तो पंचमूल शब्द यहाँ आ गया। कह रहे अकारांत शब्द हो, कैसा हो, अगर मूल शब्द अकारांत है, लेकिन जब ये समाहार द्विगु समास में होता है, पंच शब्द समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ समाहार द्विगु समास है। जो समाहार द्विगु समास होता है तो मूल शब्द अकारांत है लेकिन वह ईकारांत हो जाता है, और जब ये ईकारांत हो गया तो ये पूरा पद किसमें हो गया, स्त्रीलिंग में हो गया। किसमें हो गया, स्त्रीलिंग में। पंचमूली शब्द जो हमारा क्या बन गया, ईकारांत स्त्रीलिंग हो गया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया है, दूसरा उदाहरण दिया गया क्या, पंचानाम बटानाम समाहारा।
पंचानाम बटानाम समाहारा पंचवटी। क्या बन जाएगा? पंचवटी। और तीसरा है त्रयाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी। क्या बन गया हमारा? त्रिलोकी शब्द बन गया। अब यहाँ बट शब्द भी आ गया, लोक शब्द भी आ गया। और ये समाहार जब द्विगु समास में बने तो समाहार द्विगु समास में होने पर ये अकारांत है। वट शब्द क्या है? अकारांत है, लेकिन समाहार द्विगु समास में होने के कारण यह ईकारांत हो गया। और जब ईकारांत हो गया साथियों तो स्त्रीलिंग में पूरा पद बन गया पंचवटी। स्त्रीलिंग में बन गया क्या? पंचवटी। इसी तरह से लोक शब्द आया त्रिलोकी। लोक शब्द आकारांत है, लेकिन समाहार द्विगु समास में होने के कारण यह ईकारांत हो गया। इकार जिसके अंत में है यानी दीर्घ ई जिसके अंत में है उसको ईकारांत, इकारांत नहीं ईकारांत कहते हैं। तो त्रिलोकी ईकारांत शब्द है और समाहार द्विगु समास में होने के कारण संपूर्ण पद स्त्रीलिंग में हो गया ये। और स्त्रीलिंग में हो गया तो यहाँ कौन सा समास हो गया? समाहार द्विगु समास हो गया। और उसका विग्रह वाक्य हो गया त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। तो इस तरह से तीन शब्द आ गए, बट, लोक और मूल शब्द। ये अकारांत शब्द है, लेकिन जब समाहार द्विगु समास में ये शब्द आए तो ईकारांत हो गए और पूरा पद स्त्रीलिंग में बन गया। तो पंचवट ना होके पंचवटी हो गया, पंचमूल ना होके पंचमूली हो गया और त्रिलोक ना होके त्रिलोकी हो गया। तो स्त्रीलिंग में हो गया और इसका विग्रह हो गया पंचानाम मूलानाम समाहारा पंचमूली, पंचानाम बटानाम समाहारा पंचवटी, पंचानाम त्रयाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी। तो इन सब में पंचमूली, पंचवटी और त्रिलोकी में कौन सा समास है? समाहार द्विगु समास है। और किस सूत्र में आया है? अकारांतो उत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्टः सूत्र से ये शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन जब समाहार द्विगु समास में आया साथियों तो ईकारांत हो गया और ईकारांत होने के कारण संपूर्ण पद हमारा स्त्रीलिंग में हो गया। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। एक सूत्र द्विगु समास के अंतर्गत और बचा है, इसे भी हम देख लेते हैं, फिर यही समाप्त कर देते हैं। एक सूत्र हमारा और बचा है आ बंतो वा। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पृष्ठ संख्या 251 के लास्ट में वार्तिक सूत्र दिया है। दूसरा वार्तिक सूत्र हमारा है आ बंतो वा। आ बंतो वा। ये सूत्र क्या कर रहा है? यदि समाहार द्विगु समास का उत्तर पद आ बंतो आकारांत हो तो विकल्प से स्त्रीलिंग हो जाता है। वा का मतलब क्या होता है? वा का मतलब होगा विकल्प से। यानी यदि समाहार द्विगु समास का अंतिम पद आकारांत हो, अकारांत नहीं आकारांत हो, तो संपूर्ण पद क्या हो जाएगा? वा यानी विकल्प से स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिखते हैं। यदि समाहार द्विगु समास का अंतिम पद आकारांत हो, आकारांत हो तो संपूर्ण पद वा का मतलब क्या होता है? विकल्प। वा का मतलब विकल्प होता है, विकल्प से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे इसके अंतर्गत उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे पंचखट्वा। पंचखट्वा
इसका विग्रह जब हम करेंगे तो हो जाएगा पंचानाम खट्वा नाम समाहारा। पंचानाम खट्वा नाम समाहारा। पंच खट्वा, पंच खट्वा ये हमारा क्या है? समस्त पद है, समस्त पद है पंच खट्वा कह रहा है। और ये पंच खट्वा कैसा है? इसका अंतिम पद क्या है? आकारांत है, वा में दीर्घ आ है। पंच खट्वा यानी अकारांत नहीं, अंतिम पद पंच खट्वा का आकारांत है। आकारांत होने के कारण पंच खट्वा में समाहार द्विगु समास तो है, लेकिन कह रहा है कि पूरा पद इसका विकल्प से स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी इस पंच खट्वा का पुल्लिंग में भी होगा और स्त्रीलिंग में भी, स्त्रीलिंग भी होगा, सॉरी स्त्रीलिंग होगा और क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग में होगा। स्त्रीलिंग में होगा और नपुंसक लिंग, पुल्लिंग में नहीं। पुल्लिंग मुंह से गलती से निकल गया, पुल्लिंग नहीं होगा, बल्कि क्योंकि आकारांत है तो स्त्रीलिंग ही होगा, पुल्लिंग कहाँ होगा? अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं साथियों। तो यहाँ अकारांत नहीं है बल्कि आकारांत है। पंच खट्वा हमारा आकारांत है। आकारांत होने के कारण इस पंच खट्वा में समाहार द्विगु समास तो है, लेकिन कह रहा है विकल्प से स्त्रीलिंग होगा, यानी इस पंच खट्वा का एक रूप और बनेगा। पुल्लिंग तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये आकारांत है, यानी ऑलरेडी ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो यह तो पंच खट्वा स्त्रीलिंग में हो गया, और एक शब्द इसका एक रूप और बनेगा नपुंसक लिंग में, जो होगा पंच खट्वम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंच खट्वम। पंच खट्वा और पंच खट्वम। पंच खट्वम में कैसा है? समाहार द्विगु समास है, नपुंसक लिंग में है, और ये पंच खट्वा स्त्रीलिंग में है। किसमें है? स्त्रीलिंग में है। और इसका विग्रह वाक्य पंचानाम खट्वा नाम समाहारा, इसका भी होगा। विग्रह वाक्य क्या है? पंचानाम खट्वा नाम समाहारा, यानी आबंतो वा सूत्र कह रहा है यदि समाहार द्विगु समास का अंतिम पद आकारांत हो तो संपूर्ण पद क्या हो जाता है? विकल्प से स्त्रीलिंग होता है, यानी वहां नपुंसक लिंग भी होगा, पुल्लिंग नहीं होगा। पुल्लिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि आकारांत तो वैसे ही स्त्रीलिंग होता है, तो वहां पुल्लिंग नहीं होगा। पुल्लिंग ना होकर के नपुंसक लिंग में बना पंच खट्वा और पंच खट्वम। इस चीज को याद रखना है। पंच खट्वा, पंच खट्वम में समाहार द्विगु समास है। किस सूत्र से है? आबंतो वा से। आबंतो वा सूत्र की व्याख्या क्या है? तो कह रहा है समाहार द्विगु समास का अगर अंतिम पद आकारांत होता है तो संपूर्ण पद विकल्प से स्त्रीलिंग हो जाता है। वा का मतलब ही विकल्प होता है। वा का अर्थ क्या होता है? विकल्प। तो विकल्प से, तो इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण एक दिया, पंच खट्वा पंच खट्वम, यानी एक बार स्त्रीलिंग में बना पंच खट्वा और उसका नपुंसक लिंग में बना पंच खट्वम। तो ये हमारा द्विगु समास रहा साथियों। द्विगु समास हमारा समाप्त हो गया। फिर हम अन्य तत्पुरुष समास में आगे, तत्पुरुष समास का, और तत्पुरुष समास हमारा थोड़ा बड़ा है, तो ये तत्पुरुष समास के भेद में जो समानाधिकरण तत्पुरुष है जिसे कर्मधारय समास कहते हैं, तो कर्मधारय समास को हमने क्रम से पढ़ा, और कर्मधारय का एक भेद द्विगु भी है। द्विगु समास का भी हमने सारे सूत्रों को क्रम से अध्ययन कर लिया कि द्विगु समास कहाँ कहाँ होता है, द्विगु समास के कितने भेद हैं। तो उत्तर पद द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु, उत्तर पद द्विगु, समाहार द्विगु। तद्धितार्थ द्विगु का उदाहरण है षड्मातुरा, उत्तर पद द्विगु का उदाहरण है पंचगौधना, और समाहार द्विगु में 4-5 उदाहरण है, पंचगवम, पंचपात्रम, त्रिभुवनम। इस तरह से जो उदाहरण थे ये समाहार द्विगु के थे। फिर वार्तिक सूत्र उन्होंने दिया, अकारांतो उत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्टः, कि यदि द्विगु समास का अंतिम पद अकारांत हो, जैसे कौन शब्द? बट लोक मूल शब्द,
ये पुल्लिंग में है और अकारांत है, लेकिन जब ये स्त्री इकारांत हो जाते हैं तो स्त्रीलिंग में संपूर्ण पद हो जाते हैं, जैसे पंचवटी, पंचमूली और त्रिलोकी। फिर अगला एक वार्तिक इन्होंने और दिया, आबंतोवा। आबंतोवा सूत्र कह रहा है यदि द्विगु समास में समाहार द्विगु समास का जो है अंतिम पद आकारांत हो तो क्या होगा। तो उन्होंने एक वार्तिक दे दिया कि यदि अंतिम पद आकारांत होता है तो वहां विकल्प से स्त्रीलिंग होता है। जैसे अकारांतो उत्तर पदो द्विगु स्त्रियामिष्टा एक वार्तिक दिया और कहा कि अकारांत शब्द जैसे बट लोक मूल अगर समाहार द्विगु समास में आते हैं तो ईकारांत स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो फिर किसी ने पूछा होगा अगर आकारांत हो तब क्या होगा। तो उन्होंने सूत्र दिया आबंतोवा। आबंतोवा सूत्र कह रहा है यदि आकारांत होता है समाहार द्विगु समास में तो संपूर्ण पद हमारा स्त्रीलिंग तो होगा लेकिन विकल्प से होगा, यानी वहाँ नपुंसक लिंग में भी एक रूप बनेगा। जैसे उदाहरण उन्होंने एक कहीं से उन्हें मिला होगा किसी इसी शब्द में केवल विकल्प से हो रहा है, तो केवल एक उदाहरण उन्होंने ला के रखा, पंचखट्वा। पंचखट्वा एक बार स्त्रीलिंग में बना, फिर पंचखट्वम एक बार नपुंसक लिंग में बना। तो पंचा नाम खट्वा नाम समाहारा, पंचखट्वा पंचखट्वम। तो ये रही आज की क्लास साथियों। हम जैसे जिसका समास का अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग कोशिश करिए कि वैसे ही समास को अपने नोट्स में सूत्र सहित, उदाहरण सहित, परिभाषा सहित लिखते चलिए और उसका बार बार रिवीजन करिए। तो आपको बड़े ही आसानी से सारे समास, सारी संधियाँ, सब कुछ बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे करके हम टीजीटी का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे साथियों। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे साथियों। फिर तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृत।